नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में पढ़ रहे थे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय का गठन हम लोग देख चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के जो जजेस होते हैं उनकी सैलरी देख चुके हैं, उनका अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, हटाया जाना, ये तमाम जो प्रक्रिया है उन सभी प्रक्रिया को हम लोग चुके हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। आज हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर। क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या है? इंग्लिश में क्षेत्राधिकार को कहते हैं जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का अर्थ है कि हर एक अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी होती है, चाहे हम हो, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, तो हमें जो सब्जेक्ट दिया गया, हमें दिया गया पॉलिटी पढ़ाने, ठीक, तो ये हमारा क्षेत्राधिकार है। मैं दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जा सकता हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ा सकता, ये दूसरे टीचर का कार्य क्षेत्र है। ठीक, तो जो आपका कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे आपको लेखपाल का बैच ज्वाइन आपने किया, आपको जो आईडी पासवर्ड मिला है उससे केवल और केवल लेखपाल का बैच लॉगिन होगा, ना कि आईएएस का बैच। ठीक, आपका क्षेत्राधिकार इतने में ही है। तो जो आपके काम करने का दायरा होता है वही आपका क्षेत्राधिकार कहलाता है। तो आज हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना है। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं यहाँ पर। पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इंग्लिश में कहते हैं इसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। छेद 131 में, 131 में। दूसरा क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में 4 क्षेत्राधिकार हैं। संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में, ठीक है, सिविल मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों में अपील, और विशेष अनुमति याचिका। विशेष अनुमति याचिका। ठीक, अब संवैधानिक मामलों में अपील अनुच्छेद 132 के तहत होती है, सिविल मामलों में 133 के तहत होती है, आपराधिक मामलों में 134 और विशेष अनुमति याचिका होती है 136 के तहत। तीसरा क्षेत्राधिकार जो है वो दिया गया है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, इसकी चर्चा मिलती है 143। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से मामले आते हैं, यानी कौन से ऐसे मामले होते हैं जिनका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करेगा। पहला मामला होता है जहां 2 राज्यों के मध्य कोई विवाद हो। 2 राज्यों के मध्य विवाद में केंद्र राज्य मध्य के, केंद्र व राज्य के मध्य, मतलब राज्य के मध्य, केंद्र राज्य के मध्य, 2 या 2 से अधिक राज्य और केंद्र के मध्य, इनके मध्य यदि किसी भी बिंदु को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है। कैसा विवाद? चाहे नदी के जल के बंटवारे को लेकर हो,
ठीक है, सीमांकन को लेकर हो या कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का निस्तारण सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के तहत प्रदत्त अपनी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करेगा। ठीक, अपीली क्षेत्राधिकार यानी अपील करने का अधिकार। संवैधानिक मामला है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया संवैधानिक मामले में, आप अनुच्छेद 132 के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सिविल मामला है, सिविल मीन्स जमीन से जुड़ा हुआ, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जो मामला, जिसे आप दीवानी भी कहते हैं। ठीक, दीवानी मामले से जुड़ा मामला है, हाई कोर्ट ने उसमें फैसला सुना दिया, आप अपील करना चाहते हैं 133 के तहत। आपराधिक मामला है, हाई कोर्ट ने किसी अपराधी को सजा सुना दिया, ऐसे मामले में अपील करने का क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 134 के तहत। विशेष अनुमति याचिका यानी जिसे आप कहते हैं एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन, कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें निर्वचन की आवश्यकता है, व्याख्या की आवश्यकता है, कोई ऐसा बिंदु आ गया जिस पर आज तक कोई डिसीजन नहीं हुआ हुआ और वो बिंदु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने योग्य है, ऐसे मामलों में एक विशेष अनुमति याचिका जो है दाखिल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का अर्थ यह है परामर्श यानी एडवाइस लेना। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में आप देखिए, परामर्शदात्री में राष्ट्रपति किससे मांग सकता है? उच्चतम न्यायालय से। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति राय मांग सकता है। कोई ऐसा समस्या आ गई देश के सामने जिस पर वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वास्तव में क्या किया जाए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, जब अयोध्या का विवादित बाबरी मस्जिद, जो विवादित ढांचा था बाबरी का, जब गिराया गया था तो उसे लेकर देश में सांप्रदायिक जो है वो क्या था, उन्माद फैल गया था, सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ था। तो उस समय समझ में नहीं आ रहा था, तो राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के से राय मांगी कि ऐसे मामले पर क्या किया जाए। ठीक, तो ऐसे किसी भी मामले पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राय मांग सकता है। अब यहाँ दो प्रश्न आते हैं। क्या पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय पर उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है? Whether he is bound to give the opinion on any matters requested by the President of India. तो यहां पर है नो, उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि राय दे, चाहे तो दे चाहे तो मना कर दे। अच्छा, यदि मान लीजिए, चलिए सपोज करिए उसने राय दे दिया, हाँ राय दे दिया, तो क्या राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य है? राष्ट्रपति महोदय भी बाध्य नहीं है। तो यहां समझिएगा कि ना राष्ट्रपति यदि उच्चतम न्यायालय से किसी मामले पर राय मांगता है तो राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है, और यदि राय दे भी देते हैं तो उनके द्वारा दी गई राय को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया? यहां पर कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है, ये तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं जिनसे प्रश्न आपका बनता है। पहला प्रश्न सबसे बड़ा बनता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन का, कई बार पूछा गया है। ओरिजिनल और एडवाइजरी यानी परामर्शदात्री। पूछा जाता है प्रश्न कि जब राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निस्तारण उच्चतम न्यायालय अपनी किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है? तो आपको याद रखना है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 137 पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। 137 पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। पुनर्विलोकन का क्या अर्थ होता है? क्षेत्राधिकार। पुनर्विलोकन को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रिव्यू करना। रिव्यू मीन्स कोई डिसीजन हो चुका है, कोई निर्णय दिया जा चुका है, उस निर्णय की वैधता और संवैधानिकता की जांच करना कि जो दिया गया निर्णय है। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा पेपर
पेपर में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए हुए निर्णय को अपास्त कर दिया। देश की किसी भी न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन कर सके। मींस जो निर्णय मैंने पहले दिया था मैं अपने ही निर्णय को रिव्यू कर सकूं, ऐसा कोई अधिकार, क्षेत्राधिकार किसी भी न्यायालय को देश के नहीं दिया गया है। ये केवल अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कतई आवश्यक नहीं है कि सन 1970 में यदि किसी मुद्दे पर कोई फैसला दिया गया था, हो सकता है उस समय और परिस्थिति के अनुकूल वो उस समय वो उसकी प्रासंगिकता रही हो, लेकिन यह कतई आवश्यक नहीं है कि उसकी प्रासंगिकता आज भी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, लिव इन रिलेशनशिप। पहले क्या था? साथ में रहना, मीन्स बिना वैध विवाह के यदि कोई लड़का और लड़की साथ रहते हैं तो उसकी कोई वैधानिकता नहीं थी, वो अवैध माना जाता था, इलीगल माना जाता था, दंडनीय होता था। लेकिन आज की कंडीशन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप को क्या कर दिया है? वैध कर दिया है। मीन्स कोई भी लड़का लड़की जो वैध उम्र के हैं, अर्थात जो वयस्क हैं, वो यदि अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हैं तो वो वैध हैं। और अब तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह तक भी कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न हुए बच्चे जो है अपने माता पिता की औरस संतान माने जाएंगे। औरस मीन्स वैध संतान मानी जाएंगी, अर्थात वो अपने माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाएगा, उत्तराधिकारी माना जाएगा। स्पष्ट हो गया यहाँ पर? तो कभी परिस्थितियों के अनुसार कोई चीज सही रहती है और कभी परिस्थितियों के अनुसार कोई चीज सही नहीं हो सकती है। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार दिया गया कि यदि कोई ऐसा मामला है जिस पर पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा हो कि वो सही है, लेकिन आगे चल के 10 साल 20 साल के बाद वो परिस्थितियां बदल जाएं, परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं कि वो चीजें सही हो। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 129, जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह होता है दोस्तों, अभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय जिसके द्वारा दिया गया निर्णय वो देश की सभी अदालतों के लिए एक नजीर का काम करे। नजीर मीन्स जिसको आधार बनाया जा सके। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनके फैक्ट लगभग सेम होते हैं, अब उस मामले पर कहीं कोई निर्णय दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसी निर्णय का अनुसरण जो है वो निचली अदालतें करती हैं। ठीक, नेक्स्ट है 141। 141 कहता है मित्रों, आबद्ध कर विधियां। आबद्ध कर विधियां। आबद्ध कर विधियों का अर्थ यह होता है कि उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय देश की सभी निचली अदालतों पर, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट को शामिल करते हुए, यानी देश की जितनी भी निचली अदालतें होती हैं उन सभी अदालतों पर क्या होती है? बंधनकारी प्रभाव रखती हैं। मीन्स उन सब पर वो क्या होंगी? लागू। ठीक, ये उच्चतम न्यायालय के संबंध में कल और आज का लेक्चर था जिस पर हमने चर्चा कर ली। ठीक, उच्चतम न्यायालय का पूरा पार्ट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब उच्चतम न्यायालय में कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण और ना पढ़ा गया हो। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले टर्न पर, जब हमारा अगला टर्न आएगा। तब तक के लिए आराम से पढ़िए, छोटे छोटे लेक्चर्स पढ़िए, ज्यादा लोड नहीं लेना है। जब तक वैकेंसी आएगी उसके पहले पहले आपका कोर्स जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।